नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। बिहार शिक्षक भर्ती के टीचर एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यह इसका दूसरा भाग है। हमने शुरू किया है भूगोल से। पहले पार्ट में हमने कक्षा 6 के भूगोल के पहले अध्याय को देखा था। आज हम ग्लोब एवं अक्षांश, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र 3 अध्याय के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि 1 से 14 तक का कुल जो प्रश्न होगा अध्याय 2 का होगा, जो कि प्रश्न ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित होगा और इसमें कुल 14 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रश्न आपका पूछा गया है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विषुवत वृत्त जो है वह 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कि विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों पर बेसिक तौर पे समान दूरी पर होता है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे विषुवत वृत्त जो होता है पृथ्वी को बीचों बीच बांटता है। तो जितना यह उत्तरी ध्रुव से दूर है उतना ही यह दक्षिणी ध्रुव से दूर है, तो ये भी सही है आपका। और तीसरा कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि कोणीय दूरी की माप को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, न कि देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही होता है, आपका ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका कि किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ऑप्शन है आपका उत्तरी ध्रुव को या दक्षिणी ध्रुव को या उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव को या इनमें से कोई नहीं। तो आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो यहाँ पर आपका सी है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोल है और इसका कोई किनारा नहीं है, और जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु मतलब कि बेसिक तौर पे पृथ्वी बेसिक तौर पे गोल है और इसका कोई भी किनारा नहीं है कि हम किसी को बेसिक तौर पे आधार मानकर हम किसी दूरी को माप सकें। किंतु फिर भी पृथ्वी पर दो बिंदु बने हुए हैं, एक है आपका उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। तो इन्हीं को हम लोग क्या कर लेते हैं, आधार बिंदु मान लेते हैं, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका सी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कर्क रेखा, तो आपने पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो ये आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला है आपका कर्क एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, तो बिल्कुल सही है कि आप जब देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे ही हम लोग क्या कह लेते हैं, उष्ण कटिबंध कह लेते हैं। और दूसरा कह रहा है आपका कि कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपका 90 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। और दूसरा कह रहा है आपका कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम क्या कह लेते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कह लेते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैप की बात करें तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कह लेते हैं। उसके बाद कर्क रेखा से जो आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है उसके क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कह लेते हैं। और उत्तरी ध्रुव वृत्त से आपका जो होता है आपका 90 डिग्री यानी कि जो ध्रुवीय पोल होता है उसके बीच को हम लोग शीतोष्ण मतलब शीत कटिबंध कह लेते हैं। तो यहाँ पे सुमेलित कौन कौन सा नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है, बस केवल एक सुमेलित है। तो यहाँ से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वह है आपका कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है कि विषुवत वृत्त से पे स्थित जितने भी समानांतर रेखा उत्तर या दक्षिण में होती हैं, कुल 90 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, 90 उत्तर में और 90 आपकी दक्षिण में होती हैं। तो कुल अगर आपसे अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक आपका विषुवत वृत्त, तो कुल 181 हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा से जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं अक्षांशी वृत्तों की संख्या क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका केवल एक वाला ऑप्शन सही होता है, ए।
अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। पहला है विषुवत वृत्त, दूसरा है देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं या अक्षांशीय रेखाएं या उत्तरी ध्रुव वृत्त या जिसको कि हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, न कि ठीक है अक्षांश, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ईस्ट एंड वेस्ट होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर होती हैं। तो यही उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे है कि कौन सा सत्य इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि देशांतरी यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह उत्तर से दक्षिण में होते हैं, यह लगभग अर्धवृत्ताकार शेप बनाते हैं। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। तो आप देखेंगे जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाती हैं इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है, और ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य हो जाती है। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही होता है। तीसरा कह रहा है कि देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। तो यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, उनकी लंबाई क्या होती है, कोई भी देशांतर रेखा हो उनकी लंबाई क्या होती है, एक समान होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। अक्षांश रेखाएं, प्रमुख यामोत्तर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पर जो होता है प्रमुख यामोत्तर रेखा जिसको कि हम लोग 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है वह 180 डिग्री होता है जिससे तिथियों का निर्धारण और दिन का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से दिन का बेसिक तौर पर निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यह खास करके समुद्री मार्ग से ऐसे अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर गुजार गया है। तो जो आपका समय निर्धारित करने के लिए होता है वह प्रमुख यामोत्तर जिसको कि हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, और इसको GMT क्योंकि यह ग्रीनविच से होकर गुजरता है तो इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो यही प्रमुख यामोत्तर रेखा है जिससे कि किसी भी स्थान के मानक समय को निर्धारित किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। और आपको पता है कि GMT जो 0 डिग्री देशांतर है इसके जितना आप पूर्व में जाएंगे समय आपका उतना अधिक प्लस में होता है, और जितना आप पश्चिम में जाएंगे समय उतना आपका माइनस होता है। और आपने पता है कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और 82.5 डिग्री जो होता है वह 5.5 घंटे के बराबर होता है। और भारत जो है वह देशांतरी विस्तार के रूप में देखा जाए तो पूर्व में स्थित है, इसीलिए GMT से भारत का समय जो होता है 5.5 घंटे आगे है। अगला है आपका कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। अब आपका है ऑप्शन कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि प्रमुख यामोत्तर की भी अगर बात करें तो यह भी ठीक है, पृथ्वी को 2 पूर्व और पश्चिम 2 समान भागों में बांटते हैं, और 180 डिग्री जस्ट इसके पीछे होता है, ठीक है। तो यह भी पृथ्वी को क्या करता है, 2 समान गोलार्धों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। दूसरा कह रहा है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर रेखा की स्थिति मतलब एक ही यामोत्तर एक ही रेखा पे स्थित है। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि 0 डिग्री से जैसे आप 1 2 3 यहाँ पे बढ़ेंगे तो पीछे आपका 180 आ जाएगा, और इधर से भी 0 डिग्री से जब 1 2 3 करके आप पीछे बढ़ेंगे तो 180 यहाँ पर समान आ जाएगा। तो पूर्व और पश्चिमी जो आपका तिथि यामोत्तर रेखा है वह दोनों एक समान है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो आपका कथन है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। बिल्कुल आपका यह सही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 0 डिग्री यामोत्तर से जितना आप पूर्व में होंगे उतना समय आपका प्लस होगा, और जितना पश्चिम में होंगे उतना समय आपका माइनस में होगा। जैसा कि मैंने बताया कि भारत पूर्व में स्थित है तो भारत का समय 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो यहाँ पर आपका ये कारण इसका सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए कारण आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व और पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पे जो होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार से कारण आपका गलत होता है, ठीक है। इस चीज़ को पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने बताया था कि 2 ग्रह घूमते हैं, बाकी 6 ग्रह जो होते हैं वह आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो होता है वह पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से यह समय आगे और पीछे होता है। तो इस कारण से कारण आपका गलत होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट। तो आपने पता है कि चूंकि पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। या वृत्त को आप मान सकते हैं कि वृत्त 360 डिग्री का होता है, और पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितने का समय लेती है? 24 घंटे का, ठीक है। तो 24 घंटे का, तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने अक्षांश घूम रही है? 15 डिग्री अक्षांश घूम रही है, ठीक है। अब उसके बाद 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो जब 60 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि पृथ्वी को एक अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय, मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि पृथ्वी अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितने का समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित हो, तब ग्रीनविच से उस स्थान के समय में कितने का अंतर होगा। तो मैंने बताया था यह 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच मान लेते हैं, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे पूर्व में है, तो आपको पता है कि समय क्या होगा? प्लस में होगा। तो आप 20 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 मिनट। तो 80 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 घंटा 20 मिनट के बराबर होगा, और वो अभी किस में होगा? प्लस में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, यहाँ पे बस मिनट ही दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है क्या? 1 घंटा 20 मिनट, बी वाला आपका सही होता है। अगर प्लस माइनस में आगे और पीछे पूछता तो यह समय क्या होता? आगे होता है, 1 घंटा 20 मिनट आगे होता है ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस यामोत्तर यानी कि देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है, भारत का प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाता है। अब यहाँ की अगर बात किया जाए तो बेसिक तौर पे यह जो रेखा है यह कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर गुजरती है, और यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो यह प्रमुख यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। कई जगहों पे इसका नाम मिर्ज़ापुर भी आता है। तो अगर आपको ऑप्शन में नैनी न मिले तो आप मिर्ज़ापुर कर सकते हैं। और यह कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और पूर्व में है तो कितने मिनट आगे होगा, ठीक है। तो मतलब भारत का समय क्या होगा? GMT से प्लस में होगा, और 82.5 डिग्री को जब आप मिनट में चेंज करेंगे तो यह आता है 5 घंटा 30 मिनट क्या होगा? पूर्व में भारत का समय होगा, मतलब कि आगे होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना का अंतर है। तो मैंने बताया कि भारत का जो देशांतर रेखा है वह क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका समय क्या होगा? प्लस में होगा। और जब आप 82.5 में, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका, ठीक है, जब 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 328 मिनट। और यहाँ पर आपने पता है कि एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे हाफ देशांतर है, तो हाफ देशांतर में 2 मिनट और हो जाएंगे, तो कुल कितना मिनट आ जाएगा? 330 मिनट, ठीक है। और 330 मिनट को आप जब घंटे में बदलेंगे तो 5 है, मतलब कि 300 मिनट बराबर 5 घंटा, और 30 मिनट बराबर आधा घंटा। तो कितना आपका आगे हो जाएगा कि 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कक्षा 6 का दूसरा अध्याय, जिसमें कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो है आपका कि पृथ्वी की गतियां हैं, और इसमें कुल 8 प्रश्न हैं जो कि 15 से 22 तक होंगे। इसको भी हम देखते हैं। तो पृथ्वी की गतियों से जो पहला क्वेश्चन है वह है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसी को उसको हम घूर्णन काल कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं।
तो ये अभी आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के घूर्णन को हम लोग परिभ्रमण कह लेते हैं, परिभ्रमण भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर घूर्णन दे या परिभ्रमण दे दोनों एक ही है, और यहाँ पर आपका परिक्रमण दे, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका परिक्रमण को हम लोग कक्षीय चाल भी कह लेते हैं, तो कक्षीय चाल दे, और यहाँ पे घूर्णन को हम लोग अक्षीय चाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे इसके सारे नाम आ जाते हैं कि घूर्णन दे दे, परिभ्रमण दे दे या अक्षीय दे दे, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सभी के सभी आपका क्या है, एक समान है। इसका एक अन्य नाम आता है, इसको हम कहते हैं दैनिक गति, ठीक है, दैनिक गति। तो पृथ्वी की दैनिक गति कितनी होती है, तो आपका लगभग 24 घंटे का। तो आपका घूर्णन काल दे, परिभ्रमण काल दे, या अक्षीय काल दे, या दैनिक गति दे, ये सारे इसके नाम आते हैं। और परिक्रमण को हम लोग कहते हैं कि परिक्रमण काल, कक्षीय चाल, या इसकी पृथ्वी की वार्षिक गति। तो पृथ्वी की वार्षिक गति कितनी हो जाती है, लगभग 365 दिनों की। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना डिग्री झुका हुआ है। तो आपने पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही है। और अगर इसके कक्षीय झुकाव की बात की जाए, कक्षीय झुकाव, तो पृथ्वी अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो अपने अक्षीय झुकाव किसका है, कितना है, 23.5 डिग्री। और बेसिक तौर पर कक्षीय झुकाव की बात किया जाए तो यह क्या है, 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। पहला है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। दूसरा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सतह स्थिति की ज्ञात की जाती है। और तीसरा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता है कि यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। यह भी एक काल्पनिक वृत्त है। आपने पता है कि पृथ्वी गोल है, और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, ठीक है, तो यह पृथ्वी के केवल एक भाग को उजाला करता है। आप समझ सकते हैं केवल इस एक भाग को उजाला करता है। तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बन जाती है कि इस भाग में, इस रेखा के इधर क्या होगा, आपका दिन होगा, और इस रेखा से इस साइड क्या होगा, रात होगा। तो यही जो काल्पनिक रेखा बनती है, इसी वृत्त बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह बेसिक तौर पर ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। पहला है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन करना। तीसरा है आपका कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमा करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर आपसे ऋतु परिवर्तन के बारे में पूछे तो पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर, मतलब कि आप लोगों ने जो पढ़ा कक्षीय चाल के कारण, ठीक है, कक्षीय चाल के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के अक्षीय चाल के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो यहीं पे अगर दिन और रात के कॉन्सेप्ट पूछे तो पृथ्वी जो अपने एक्स एक्सिस पर 24 घंटे में घूमती है, ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है, दिन और रात होता है। और अपनी कक्षा में 365 दिनों में जो पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो कक्षीय चाल, जिसको कि हम लोगों ने परिक्रमण काल का, या जिसको कि हम लोगों ने वार्षिक गति का, इस कारण से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दैनिक गति, घूर्णन गति, अक्षीय गति के कारण, ठीक है, जिसको हम लोग दैनिक गति भी कह लेते हैं, इसके कारण बेसिक तौर पे क्या होता है, दिन और रात होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों के में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात भी होती है इसी घटना के कारण। तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपने पता है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, ठीक है, जैसे कि आपने पता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो इसको हम लोग कह लेते हैं उत्तर अयनांत या उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। और आपने पता है कि 22 दिसंबर को, ठीक है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो बेसिक तौर पे जब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है। तो जब सूर्य दक्षिण की ओर होता है, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है, तो उस समय उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। और आपने पता है कि बेसिक तौर पे मार्च और सितंबर में, ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर या कई जगहों पे 23 सितंबर देता है, इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। तो उसे हम लोग बसंत विषुव या विषुव की घटना कहते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत बेसिक तौर पे विषुवत रेखा पे करती हैं तो उसे हम विषुव की घटना पढ़ते हैं कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे पड़ती हैं, इस घटना को हम लोग दक्षिण अयनांत कह लेते हैं। 21
जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे हम लोग उत्तर अयनांत की घटना कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा हुआ है वह उत्तर अयनांत के संदर्भ में पूछा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? ए। अगर वही 22 दिसंबर के संदर्भ में पूछा होता तो आपका सही ऑप्शन बी होता। और यहीं पर 22 मार्च और 23 सितंबर जिस दिन, ठीक है, 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो इसे हम लोग विषुव की घटना कहते हैं। तो अगर 22 मार्च और 23 सितंबर देता तो हम लोग का ऑप्शन क्या सही होता है? सी वाला, विषुव की घटना। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक है। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में कहा जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, मकर रेखा पे पड़ती है, ठीक है। तो मतलब कि दक्षिणी अयनांत में क्या होता है कि बेसिक तौर पे जो होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो होता है सूर्य की ओर झुका होता है। यह बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जब सूर्य की ओर झुका रहेगा तभी तो दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और दूसरा कह रहा है आपका कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि दक्षिणी अयनांत के समय में दक्षिण में क्या है आपका मकर रेखा है, ठीक है। उत्तरी अयनांत में क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है, और दक्षिणी अयनांत में मैंने बताया कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती है? मकर रेखा पे, ये भी सही है। और तीसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रात वाली ऋतुएं होती हैं, तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आपने देखा है कि सूर्य जिस गोलार्ध में चमकेगा तो वहाँ पे गर्मी का समय होता है, और गर्मी के समय में आपने देखा होगा कि दिन की अवधि बड़ी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। तो वही सेंस यहाँ पर है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है तो वहाँ पे क्या होगी? गर्मी, और गर्मी के समय में दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी होती है, दिन बड़ा होता है, और रात क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, तो आपका सही ऑप्शन होता है पहला, आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 2 आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो पहला कह रहा है आपका कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सही है कि 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव की घटना कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो मैंने बताया कि 22 मार्च और 23 सितंबर के दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और तीसरा कह रहा है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, तो यह भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लीप वर्ष, जिसको कि हम लोग अधिवर्ष कहते हैं, उसमें कुल कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो आपने बताया कि सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है, लेकिन 4 वर्षों बाद एक लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में जो दिनों की संख्या हो जाती है वह एक बढ़कर 366 हो जाती है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। तो ये था आपका दोस्तों कक्षा 6 का तीसरा वाला अध्याय। अब हम पर चलेंगे चौथे अध्याय, जिससे कि मानचित्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं, जो कि 23 से 28 तक होंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मानचित्र मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक, दूसरा होता है राजनैतिक, और तीसरा होता है थीमेटिक। बेसिक तौर पे हम जो अपने घरों में लगाते हैं, जिसमें राज्य, राजधानियाँ और विभिन्न सारे शहरों को दिखाया जाता है, वो होता है आपका राजनैतिक मानचित्र। दूसरा होता है जिसमें कि पर्वत, पठार, जंगलों को दिखाया जाता है, वो होता है आपका भौतिक मानचित्र। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें हम बेसिक तौर पे वर्षा और अन्य सारी चीज़ें, खदानों को दिखाते हैं, वो आता है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आपको होता है कि भौतिक मानचित्र में पर्वत शामिल होते हैं, पठार शामिल होते हैं, मैदान शामिल होते हैं, और महासागर शामिल होते हैं। देश या राज्यों की सीमाएं ये शामिल होती हैं आपकी राजनैतिक मानचित्र में, ठीक है। तो यह भौतिक मानचित्र में शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि मूल रूप से मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, जिसमें कि हम लोग पर्वत, पठार, नदियों को दर्शाते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसके बारे में पूछा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन बी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें हम लोग वर्षा, विभिन्न प्रकार के खदानों को दिखाया जाता है, तो आता है आपका थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि यह राजनीतिक मानचित्र के बारे में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि थीमेटिक मानचित्र में किन से किसे शामिल किया जाता है। पहला है कि सड़क मानचित्र, ठीक है, और दूसरा कह रहा है
कि राजनैतिक मानचित्र, और तीसरा कह रहा है कि वन तथा उद्योग के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होता है वह चौथा होता है कि बेसिक तौर पे जो थीमेटिक मानचित्र होता है, मैंने आपको बताया कि वन और उद्योग को भी दर्शाया जाता है, वर्षा को भी दर्शाया जाता है और सड़क मानचित्र को भी दर्शाया जाता है। तो इसे हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, और यह आपका सही ऑप्शन डी वाला होता है। अगला है कि मानचित्र के संदर्भ में किन बिंदुओं को प्रधान दिग बिंदु यानी कि दिशा सूचक बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो आपने पता है कि हमें अगर मानचित्र का 3 प्रमुख घटक होते हैं, दिशा, दूरी और स्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो दिशा, दूरी और स्थान है। और दिशा में चारों दिशाओं का बेसिक तौर पे ज्ञान होना चाहिए। तो आप हमेशा देखते हो कि ये ईस्ट है, यह वेस्ट है, यह नॉर्थ है और साउथ है। तो यह प्रधान प्रमुख क्या होते हैं कि दिशा बिंदु होते हैं। तो इसमें सभी के सभी दिशाएं शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, ठीक है, कि इसमें सभी प्रधान दिशा बिंदु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है। पहला है आपका कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। दूसरा है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो। तीसरा है कि जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दिखाया जाता है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो बेसिक तौर पे आपने पता है कहीं पर भी अगर इस प्रकार का फ्लैग लगा होता है तो हमें मान लेते हैं कि आप मंदिर है, इस प्रकार की कई चीज़ें आपको दिख जाती हैं तो यह समझ में आ जाता है कि यह क्या है, चर्च है। यहाँ पे अगर इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि यह क्या है, ट्रेन की पटरी को दर्शाया गया है। तो ये सारे जो सिंबल होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा दर्शाए जाते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर एक राज्य अगर अपना अपना कुछ लोगो लगा दे, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे देश में घूमने जा रहा है तो उसने इसको पढ़ा है कि यह रेल की पटरी है, लेकिन शायद वहाँ पर इस रेल की पटरी को किसी अन्य चीज़ों से दर्शाया जाते हैं तो उसे समस्या हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी मानचित्र में जो आपके प्रतीक चिन्ह उपयोग किए जाते हैं उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनती है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला ऑप्शन सही है कि जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय पर्यवेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें हम रेखा चित्र कहते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ें हमें क्या होता है कि हम अपने याददाश्त में बना लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि आप अपने घर का क्या करिए कि मानचित्र बनाइए, तो आप अपने याददाश्त के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से घर बना दिए। या मैंने आपसे कहा कि आप अपने घर से स्कूल जाने का एक सड़क बनाइए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से बिना मेजरमेंट किए आपने एक सड़क बना दिया कि यहाँ पे मेरा घर है और इतने सारे मोड़ के बाद हमारा स्कूल पड़ता है। तो इसे बेसिक तौर पे हम क्या कहते हैं, एक रेखा चित्र कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है कि आपने अक्सर करके देखा होगा कि हमारे खेत का खाका निकलवा दो ऐसे करके। तो एक छोटे क्षेत्र का, क्योंकि आपका जो खेत है जो मानचित्र पर दिखाया गया है ये इतना ही छोटा है, ठीक है, इसी में पूरे आपके गाँव का नक्शा है और इसी नक्शे में आप चाहते हो कि बस इस बिंदु का निकाला जाए, तो इसी को बड़े पर्दे पर करके निकाला जाता है। तो इसी को हम क्या कह लेते हैं, खाका कह लेते हैं। तो यह दूसरा भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो दोस्तों ये आपका कक्षा 6 का आपका टोटल आपका 4 चैप्टर हो गया। अगला जो आपका वीडियो रहेगा उसमें कक्षा 6 को भूगोल को समाप्त करके हम लोग कक्षा 7 के भूगोल को के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।